पार्टीज हैं उनके जो नेता हैं, सब छोड़ना मत किसी को, कुछ अच्छे भी हैं कुछ वैसे भी हैं। मायावती बहन को, इनको ये थ्योरी लिखना होगा कि हाउ टू अर्न 40,000 करोड़ इन 10 years, किताब लिखनी चाहिए। शिवपाल यादव को तो लिखना ही चाहिए। न तो अति पूंजीवाद और न ही अति समाजवाद होना चाहिए, दोनों में संतुलन। ये तो नेहरू जी ने किया था, चिरंजीवी केसी, नेहरू जी फेल कर गए। राजीव गांधी का मॉडल अपनाओ, नेहरू जी का नहीं। तुम तो वही 70 साल पहले वाली बात कर दी। ये सब लिखने में और भाषण देने में ठीक है, यूपीएससी में यही लिखना कि न तो अति पूंजीवाद और न ही अति समाजवाद। नीतीश जी ने ऐसा कुछ करप्शन नहीं किया है। अंकुर प्रकाश, अगर तुम लोग विश्वास करो कि मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और ब्यूरोक्रेसी में बहुत लोग सीनियर लेवल पे जानते हैं, नीतीश जी ने एक पैसा नहीं बनाया है। 15 साल रहे हैं, काम भले ही नहीं किया है पिछले 5 साल से, रद्दी चीफ मिनिस्टर सिद्ध हो रहे हैं। बिहार में शुरू में काम हुआ था, सड़क बिजली पानी ये सब हुआ, नारी शिक्षा स्कूल, लेकिन उसके बाद जो डिफरेंट लेवल का काम होना चाहिए था वो फिर नहीं हुआ। तो एक बेसिक चीज़ों को करने के बाद नीतीश जी भूल गए कि बिहार में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो, बाढ़ कंट्रोल कैसे हो, कैश क्रॉपिंग कैसे हो, शुगर केन इंडस्ट्री कैसे रिवाइव करे, कुछ नहीं करवा पाए। तो नीतीश जी एज ए चीफ मिनिस्टर 5 साल से बिल्कुल फेल्ड चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी ज़रूरत अब नहीं है बिहार को, जो मुझे लगता है। लेकिन दूसरे अर्थ में अल्टरनेटिव कुछ नहीं दिखता है। अल्टरनेटिव कौन है पता नहीं। स्वास्थ्य विभाग में मंगल पांडे हैं, बीजेपी का मिनिस्टर है। अब इस मिनिस्टर का देखो, कोई स्वास्थ्य विभाग का एक हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं है। कहाँ जा रहा है पैसा? इस मिनिस्टर से पूछा जाना चाहिए ना कि पैसा आखिर कहाँ जा रहा है, फंड कहाँ जा रहा है। एक डॉक्टर एक भी ब्लॉक में कहीं नहीं बैठता है। बहुत बुरी दशा है बिहार की, बहुत बुरी, तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। खंडहर बन चुका है हॉस्पिटल्स और ब्लॉक का, बिल्डिंग कितने जगहों पे ताला लगा है, भैंस बैठी है। चलो दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, वेबर का। वेबर पे चलते हैं। मंगल पांडे जैसे मिनिस्टर हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता हैं भाई, तो उनको चाहिए पद। कोई काम नहीं कर रहा है यार, बहुत बुरा हाल है। नीतीश जी फिर भी बेटर है बहुत लोगों से, किसी की पैरवी नहीं सुनते हैं। लेकिन वही जो समाजवाद का जिसको भूत चढ़ गया ना, वो प्रगतिवाद से दूर चला जाएगा। एक बहुत बड़ा सच बता रहे हैं, तुम लोग बुरा मत मानना। तो नीतीश जी ईमानदार हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बचाए हुए हैं, बिहार को बचाए हुए हैं। जनता तो उनको इसलिए वोट करती है क्योंकि लालू का टाइम याद आते ही रूह कांप जाता है, एक एक बिजनेसमैन का, एक एक आदमी का। तो डर के मारे वोट कर रही है नीतीश जी को। नीतीश जी को कोई पसंद नहीं कर रहा है बिहार में कि बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन भय के कारण लोग बाप रे बाप फिर वो आएगा। तो बीच में तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना था, थोड़े ही समय के लिए, 5 ही 6 8 महीने के बना था, आतंक मच गया, लोग जान लेकर के फिर भागे इधर। तो ये नीतीश जी तो बाय डिफॉल्ट चीफ मिनिस्टर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनकी पार्टी का ऐसा कुछ दबदबा भी नहीं है, और वो एंटी लालू वोट से वो जीतते हैं। एंटी लालू सेंटिमेंट जो है बिहार में, जो भय है, मुख्य रूप से वहां के बिजनेस क्लास को ये भय है, उसके कारण होता है। अमेरिका में बेरोजगारी भत्ता दिया जाना लक्षण नहीं, लक्षण क्यों देख रहे हो उसको? मानववादी बेरोजगारी भत्ता दिया जाना, क्योंकि उसके पास टैक्स मनी है, एमएनसी बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा काम कर सकता है। भारत कहाँ से देगा? भारत बेरोजगारी भत्ता कैसे दे सकता है बताओ? अमेरिका में एमएनसीज हैं, अमेरिका में एमएनसीज पे टैक्सेशन है, तो अमेरिका के पास कैपिटल है, वो ये काम कर सकती है, वो हॉस्पिटल बना सकती है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार को कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस का काम एमएनसीज पे छोड़ो, कंपनीज पे छोड़ो, फर्म पे छोड़ो। आप टैक्सेशन करो और उस पैसे को गरीबों में चैनलाइज करो।
तो ये समाजवाद नहीं हुआ। ये हर चीज़ को समाजवाद से जोड़ने का, समाजवाद का पहला लक्षण है कि पूंजीवाद को खत्म करना है। तो समाजवाद का मूल लक्षण देखो ना, कहीं भी कोई मानववादी कार्य हुआ तो उसको समाजवाद थोड़ी कहेंगे। फिर कल्याणवाद क्या है, फिर आदर्शवाद क्या है। समाजवाद का पहला मंत्र है पूंजीपतियों को खत्म करना। अब इस टॉपिक पे बहस ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, सामने बैठ करके बात करने पे तब समझ में आएगा, क्योंकि तुम लोगों को अभी समझना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। करतारपुरा साहिब ओपन होने से खालिस्तान मूवमेंट तेज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है। इमरान खान बहुत ही घातक चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सिद्ध हो रहा है, बहुत ईगोइस्ट है और मोदी के ईगो से टकरा गया है। उसका कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन वो नवजोत सिंह सिद्धू बहुत बुरी तरह से खेल रहा है ISIS के हाथों में, और नवजोत सिंह सिद्धू बहुत घातक होगा। आज मैंने तुम लोगों को बता दिया, और देखना कि ये व्यक्ति इतना एम्बिशियस है कि ये चीफ मिनिस्टर और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते देख करके भी बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब पाल लिया है। और नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट टाइम में एक मर्डर भी कर चुका है, मर्डर से किसी तरह से इसको दोस्त बचा लिया था अपना नाम दे करके। बिहार में शुगर केन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कोप है। गया के पास आयरन एंड स्टील का बहुत बड़ा स्कोप है, बगल में ही है ना कोयला और लोहा सब। तो गया डिस्ट्रिक्ट में वजीरगंज में आयरन स्टील आया भी था, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं उसका। बिहार में रेलवे वैगन्स का बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री आ सकता है। आयरन स्टील आएगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारा इंडस्ट्री आ सकता है। मेन पोटेंशियल देखो वहाँ गया में है, इसलिए कि गया में टूरिज्म भी है, इंटरनेशनल टूरिज्म भी है। दूसरा, आयरन ओर और कोल माइंस झारखंड से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जमुई, नवादा, गया, इस तरह का जो डिस्ट्रिक्ट है ना, गया में एयरपोर्ट है, गया में बड़ा मार्केट है, अर्बन पॉपुलेशन 10 लाख के आसपास में है, बहुत पोटेंशियल जगह है। लेकिन नीतीश जी को समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश जी राजगीर में लगे हुए हैं, वहाँ सफारी बनवा रहे हैं पिछले 15 साल से। छोड़ो इन टॉपिक्स को, बाहर निकलते हैं और लिखो वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी क्या है? पहला मॉडल है इंडस्ट्रियल लोकेशन पे, और इस मॉडल में आपको इंट्रोडक्शन लिखवाते हैं पहले। इंट्रोडक्शन के बाद लिखो, वेबर ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रीज ऑफ साउदर्न जर्मनी, इंडस्ट्रीज ऑफ साउदर्न जर्मनी औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह एक आदर्शवादी निगमनात्मक मॉडल है, नॉर्मेटिव डिडक्टिव मॉडल है, आदर्शवादी निगमनात्मक मॉडल है जिसमें जो साधारणीकृत संकल्पनाओं पर आधारित है। इस सिद्धांत का उद्देश्य भूदृश्य पर
भूदृश्य पर अनुकूलतम अवस्थिति की प्राप्ति, ऑप्टिमम लोकेशन की खोज, ऑप्टिमम लोकेशन की खोज है जहां सर्वाधिक औद्योगिक लाभ प्राप्त हो सके, सर्वाधिक औद्योगिक लाभ प्राप्त हो सके। लिखो, अनुकूलतम लोकेशन का अर्थ है, अनुकूलतम लोकेशन का अर्थ है ए, वेयर प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड, जहां लाभांश अधिकतम, लाभांश अधिकतम, दूरियां न्यूनतम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लागत न्यूनतम प्राप्त हो, लागत न्यूनतम प्राप्त हो। ओके, देखो, दूरियां न्यूनतम का अर्थ क्या है कि मान लो कि ये लैंडस्केप है, एक भूदृश्य है, तो इस भूदृश्य में कहां पर उद्योगों को लगाया जाए कि अधिकतम लाभ हो और बाजार से या कच्चे माल के स्रोतों से दूरियां न्यूनतम हो, प्लस लागत भी न्यूनतम हो। अब लागत क्या हो सकता है? लागत हो सकता है जैसे परिवहन लागत है, श्रम लागत है, प्रसंस्करण लागत है, ऊर्जा, प्रसंस्करण में ही ऊर्जा हो सकता है, ऊर्जा का जो कॉस्ट होता है, एनर्जी का कॉस्ट होता है, तो बहुत तरह का लागत होता है। तो लागत को कैसे न्यूनतम किया जाए, परिवहन को कैसे कम किया जाए? तो जब तक डिस्टेंस को मिनिमाइज नहीं करोगे, परिवहन लागत कैसे घटेगा? श्रम का भी मोबिलिटी होता है, श्रम भी डिस्टेंस पे आधारित होता है। तो डिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर है जो कि लाभांश को प्रभावित करता है, और ज्योग्राफर्स का यही रिसर्च होता है कि कैसे जो डिस्टेंस है, कैसे जो लोकेशन है, कैसे एक्सेसिबिलिटी है, कैसे भौगोलिक कारक कैसे लाभ दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है वेबर का, कंप्लीटली पूर्णतः भौगोलिक मॉडल है, ज्योग्राफिकल मॉडल है। ऑप्टिमम लोकेशन का अर्थ क्या है? ये रहा सामने तुम्हारे, कई प्रश्न आए इस पे, इसलिए मैंने उत्तर दिया इसका। निगमनात्मक पता नहीं चला, ओके, समझाते हैं। का प्रश्न का उत्तर लेते हैं कि वेबर का मॉडल है, ये है नॉर्मेटिव डिडक्टिव मॉडल, नॉर्मेटिव डिडक्टिव मॉडल है ये, नॉर्मेटिव डिडक्टिव मॉडल है ये। तो नॉर्मेटिव डिडक्टिव का अर्थ क्या है, इसको भी समझा देते हैं। आदर्शवादी मॉडल उसको कहते हैं जिसमें कि मान लिया जाए कि पूरे भूदृश्य में भूभौतिक संरचना एक समान है, पूरे भूदृश्य में मृदा उत्पादकता एक समान है, पूरे भूदृश्य की जलवायु एक समान है। तो इस तरह के मॉडल जो बनते हैं, सामान्यीकरण जो किया हुआ है, जिसमें भौगोलिक तत्वों को सदृश मान लिया गया है, वो आदर्शवादी मॉडल होते हैं। आदर्शवादी मॉडल मतलब ये नहीं होता है कि जो साम्यवाद का आदर्श है या कल्याणवाद का आदर्श है, जो मानववाद का आदर्श है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं। तो ये नॉर्मेटिव डिडक्टिव मॉडल है। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? दो मेथड्स ऑफ लर्निंग है, पहला है डिडक्टिव मेथड, दूसरा है इंडक्टिव मेथड, यानी आगमनात्मक और निगमनात्मक। डिडक्टिव यानी निगमन, इंडक्टिव यानी आगमन। अब ध्यान से सुनना कि कोई भी थ्योरी जब बनाया जाता है तो उसमें दो विधियों का प्रयोग होता है, एक होता है डिडक्टिव मेथड, दूसरा है इंडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड में क्या है, निगमन में क्या है, ये देखो। निगमन में है कि हमने पहले ही सिद्धांत बना लिया, मनुष्य मरणशील है, सिद्धांत हो गया, मनुष्य मरणशील है, मैन इज मॉर्टल। अब हम लोग फील्ड ऑब्जर्वेशन के लिए जाएंगे। तो फील्ड ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखते हैं कि राम मर गया, सीता मर गई, गीता मर गई,
त्रिदेव मर गया। अब ये सबको मरते हुए देख करके हम अपने सिद्धांत को सत्यापित करते हैं कि हमारा सिद्धांत सही है। तो जब हम लोग इस तरह से सिद्धांतों को निर्माण के बाद उसका टेस्टिंग करते हैं, तो ये निगमन विधि है। जैसे आइंस्टीन ने कहा ग्रेविटी वेव्स है, बहुत सारे कैलकुलेशंस को लगा करके उसने ग्रेविटी वेव्स की बात की। मरने के 100 साल बाद, 80 साल बाद ये इस्टेब्लिश हुआ कि ग्रेविटी वेव सचमुच में है। तो ये सिद्धांत जो था ये निगमन सिद्धांत था, निगमनात्मक है। साइंस का विकास निगमनात्मक सिद्धांतों से ही होता है, पूर्व अनुमानित सिद्धांतों से ही होता है, निगमन विधि से। इंडक्टिव मेथड जो होता है वो आगमन विधि है, उसमें उल्टा है। राम मर गया, श्याम मर गया, दीपा मर गई, निष्कर्ष निकला कि मनुष्य मरणशील है, उल्टा विधि है। तो इसको आगमन विधि कहते हैं। आगमन विधि ज्यादा साइंटिफिक होता है, साइंटिफिकली टेस्टेड होता है, जो भूदृश्य का रियलिटी है उस पर आधारित होता है। तो ये आप में से कितने लोगों ने समझा कि कल जो हम क्लास लेंगे वो डबल क्लास लेंगे, फिर कल का क्लास डबल करेंगे, और कल शनिवार है, कल डबल क्लास लेंगे और तुम्हारा कल वेबर खत्म करेंगे। ओके, चलो ठीक है, बाय।